हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एम पी शर्मा। इस वीडियो में समझेंगे अपन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक, जिसको एस और एस वी से चिन्हित करते हैं। और ये एक नॉन एसआई इकाई है। जिस तरह से ग्राम, मीटर, लीटर ये एसआई इकाइयां होती हैं, उस तरह की इकाई नहीं है। ये एक नॉन एसआई इकाई है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का कंसेप्ट स्वेदबर्ग का दिया हुआ है, जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और उनका मेन वर्क कोलोइड्स पर है। लेकिन बायोलॉजी के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बायोलॉजी का हर विद्यार्थी जानता है इनको। केमिस्ट्री की तुलना में बायोलॉजी के फील्ड में ज्यादा पॉपुलर है ये। और इनके कंसेप्ट के द्वारा बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया गया, राइबोसोम को सेपरेट किया गया, अलग अलग तरह के आरएनए को सेपरेट किया गया और उनकी स्टडी संभव हो सकी। और इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको 1926 में नोबेल प्राइज भी मिला। हम जब राइबोसोम पढ़ते हैं उसमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का नाम सबसे पहली बार सुनते हैं। प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70s होता है, यूकैरियोट का 80s होता है। इस 70s को डिसोसिएट करें तो लार्जर यूनिट 50s और स्मॉलर 30s होती है। इसी तरह से 80s के डिसोसिएशन से लार्जर यूनिट बनती है 60s और स्मॉलर बनती है 40s। 1s या 1sv ये बराबर होता है 10⁻⁻13 सेकंड के। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट सेकंड में कैसे आता है? और ये एडिटिव तो नहीं है। 50 और 30 को जोड़ते हैं तो 70 नहीं 80 होता है, और यहाँ पर 60 और 40 को जोड़ते हैं तो ये 100 होना चाहिए, जबकि होता 80 है। या इसके डिसोसिएशन से ये कैसे बना, इनका जोड़ ज्यादा कैसे हो गया, इनका जोड़ ज्यादा कैसे हो गया? 80 का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन तो ये यूकैरियोट का राइबोसोम है, और 70 से मल्टीप्लाई कर दें 10⁻13 को, ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है। तो ये क्या पजल्स हैं, इनको समझेंगे। इस वीडियो में अपन समझेंगे सेडिमेंटेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, कैलकुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको, ड्रैग फोर्स क्या है, स्टोक का नियम क्या है, रेनॉल्ड का नंबर क्या है, एक्सेसिव मास क्या है, और सबसे बड़ी पजल जो हर विद्यार्थी के दिमाग में रहती है कि ये एडिटिव क्यों नहीं है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से पहले अपन सेडिमेंटेशन को समझते हैं, अवसादन को समझते हैं। ऊपर से नीचे की ओर वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती हैं। भारी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं जब ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो हम कहते हैं गिर गई। पानी में यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है, बड़ी वस्तु जाती है, तो हम कहते हैं डूब गई। लेकिन सूक्ष्म कण, वो कण जो निलंबित हैं, वायु में निलंबित हैं, जो कण जो सस्पेंशन के स्टेट में है, सूक्ष्म कण है। इसी तरह से जल में उपस्थित सूक्ष्म कण, वो यदि नीचे की ओर जाते हैं उसको अपन सेडिमेंटेशन कहते हैं, अवसादन कहते हैं। और ये भी प्रोसेस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में हम अपकेंद्री बल लगा दें ज्यादा, किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा अपन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल लगा दें तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब कितना बल लगाया अपन ने, उसके आधार पर कितना जल्दी होगा ये तय होता है। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये प्रोसेस बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। और उन पर जो बल उत्पन्न होता है वो भी समान सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न होता है। ये एक सरल सा चित्र है सेंट्रीफ्यूज मशीन का। ये रोटर है उसका, और ये घुमाता है इस प्लेट को। ये अक्ष है, एक्सिस है ये। इस एक्सिस पर ये प्लेट घूमती है, प्लेट जुड़ी हुई है, और इस प्लेट में स्लॉट्स हैं जिनसे ये टेस्ट ट्यूब से तिरछी जुड़ी हुई है। और जब ये घूमती है तो जो पार्टिकल सेडिमेंट होते हैं वो अधिकतम दूरी पर बाहर की तरफ सेडिमेंट होते हैं। ये सेडिमेंटेशन का स्थान है। अब यदि अपन इस प्लेट को सामने की तरफ करें अपन, तो ये तो सेंटर है जहां अक्ष जुड़ा हुआ है, उसका एक्सिस जुड़ा हुआ है, और बाहर की तरफ ये स्लॉट्स हैं जिनमें टेस्ट ट्यूब लगाई जाती है। मान लो इसमें टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, तो ये आर है इस एक्सिस और इस पार्टिकल के बीच की दूरी, उसका रेडियस मान लें इसको अपन। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना उत्पन्न होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर r। यहां पर m पार्टिकल का मास है, लेकिन डायरेक्ट मास नहीं है, एक्सेसिव मास है।
क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर किसी लिक्विड मीडियम में है, इसलिए उसका एक्सेसिव मास कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले हमारे को, और वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्सेसिव मास क्या होता है इसको भी समझेंगे अपन। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, ये पार्टिकल यूं घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करके उसको पुट करेंगे यहाँ पर, और आर इसका रेडियस है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और अलग अलग तरह के सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा पृथ्वी का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 1,00,000 गुना या इससे भी ज्यादा गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न किया जा सकता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाने का तरीका क्या है? मान लो पार्टिकल तो फिक्स है, जिस पार्टिकल को सेडिमेंट करना चाहते हैं वो तो फिक्स है, उसका मास तो फिक्स है, एक्सेसिव मास उसका फिक्स है। तो क्या बढ़ा सकते हैं अपन? एक तो ये आर बढ़ा सकते हैं, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। मान लो ये प्लेट फिक्स है, यानी इसकी आर फिक्स है, तो इसकी अपन आरपीएम बढ़ा दें। आरपीएम बढ़ाने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके कारण ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। और अपन यदि आर को भी चेंज करना चाहें तो मान लो यहाँ पर एक बड़ी प्लेट ले लें यहाँ, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब की रो तो ये है और दूसरी टेस्ट ट्यूब की रो ये है। ये आर अलग होगी और ये आर अलग होगी, तो यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, यहाँ जो लगेगा वो अलग लगेगा। मान लो एक अंदर की तरफ रो और बना दें तो अब की बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका डिफरेंट होगा, यानी आर को चेंज करके भी अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा सकते हैं। पार्टिकल की साइज यानी पार्टिकल सेम है, उसका एक्सेसिव मास सेम है, तो इस तरह से अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पार्टिकल पर अलग अलग तरह से लगा सकते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन में एक फॉर्मूला जो काम आएगा वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है, और वो तो है m ओमेगा स्क्वायर r। दूसरा फॉर्मूला जो काम आएगा वो एक्सेलरेशन का है। इस पार्टिकल पर इस मशीन के द्वारा इस आरपीएम पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, और वो है ओमेगा स्क्वायर r पर सेकंड। इसको लिखेंगे अपन ओमेगा स्क्वायर r s-2। यहाँ पर पार्टिकल के मास को हटा दिया, क्योंकि इस मशीन के द्वारा सारे पार्टिकल्स पर एक्सेलरेशन तो एक ही तरह से लगता है, यानी इसमें योगदान नहीं होता पार्टिकल के एक्सेसिव मास का। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इन दोनों को ध्यान रखें अपन, क्योंकि ये दोनों काम आएंगे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने में। अपन आरपीएम से एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आरपीएम के। आरपीएम बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। आरपीएम से कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? मान लो आरपीएम n है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60। ये जो वैल्यू आएगी ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और इसको पुट करेंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। प्रकृति में सेडिमेंटेशन के लिए है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूज मशीन में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों की सहायता से सेडिमेंटेशन होता है। लेकिन क्या कोई बल ऐसा है जो इन दोनों के विपरीत काम करता है, यानी सेडिमेंटेशन का विरोध करता है? और उसका जवाब है हाँ, और उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, जिसको अपन FD से चिन्हित करते हैं। ये पार्टिकल है, इस G के कारण या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण नीचे की ओर आ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, और ड्रैग फोर्स इसके विपरीत काम करता है। किसी भी माध्यम में जब कोई चीज़ नीचे की ओर आती है तो उस माध्यम को हटना पड़ता है, और यही प्रोसेस, हटने वाला प्रोसेस है, यही प्रतिरोध करता है उसके नीचे आने का, चाहे वायु हो या कोई तरल हो। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? इसकी कैलकुलेशन का स्टोक ने दिया था एक नेम, स्टोक नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने नियम दिया इस ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने का, और फॉर्मूला है FD, फोर्स ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एटा। ये n की तरह का एटा है, 6 पाई एटा R0V। पाई तो सब जानते हैं, एटा है विस्कोसिटी, उस माध्यम की विस्कोसिटी जिसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है। R0 है रेडियस उस पार्टिकल का, वो सेंट्रीफ्यूज मशीन का नहीं, उस पार्टिकल का रेडियस, यानी पार्टिकल जितना ज़्यादा साइज को होगा ड्रैग फोर्स उस पर उतना ही ज़्यादा लगेगा। और इसी तरह से v है पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जितनी ज़्यादा होगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा।
तो एक बल जो काम आएगा हमारे को कैलकुलेशन में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, वो ड्रैग फोर्स है। अब अपन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Vt/A। Vt क्या है? वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है, वह वेलोसिटी जिस पर कोई पार्टिकल सेडिमेंट होता है। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन, उस पर उस समय लगने वाला त्वरण, उस समय लगने वाला एक्सेलरेशन। तो डिफाइन कैसे करें अपन? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक रेशियो है, किस किस के बीच का रेशियो है? Vt और A के बीच का। कैसे कहें इसको अपन? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक रेशियो है उस वेलोसिटी का जिस पर कोई पार्टिकल सेडिमेंट होता है और उस समय उस पार्टिकल पर लगने वाले एक्सेलरेशन का। इन दोनों का जो रेशियो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है। अब अपन डिटेल में कैलकुलेट करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। ये फॉर्मूला अपन ने समझ लिया है, S इज इक्वल टू Vt/A, और A की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है ω²r पर सेकंड, वो यूनिट है इसकी। Vt की बात करें, Vt वह वेलोसिटी है जिस पर कोई पार्टिकल सेडिमेंट होता है। अब एक नियम और है, जिसमें कोई पार्टिकल सेडिमेंट होता है उस समय उस पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर होते हैं। Fc इज इक्वल टू Fd। Fc की वैल्यू है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है mω²r, और स्टोक के नियम के अनुसार Fd की वैल्यू है 6π/r0v। और क्योंकि इस समय सेडिमेंट हो रहा है इसलिए इस v को अपन Vt कहेंगे। तो ये यहाँ Vt लिख दिया अपन ने इसको, ये इसके बराबर है 6π/r0Vt बराबर mω²r। ये तो हो गया Fc और ये हो गया Fd। इसमें से यदि अपन Vt की वैल्यू निकालें तो ये Vt की वैल्यू आती है, क्या है Vt की वैल्यू? mω²r डिवाइडेड बाई 6π/r0। r0 बताया आपको कि वो पार्टिकल की रेडियस है। अब इस वैल्यू को पुट कर दें अपन इसमें, तो Vt के बराबर तो ये हो गया और ये A है, ω²r डिवाइडेड बाई 6π/r0 और 1/ω²r। ये ω²r और ये ω²r ये कॉमन हो गया तो इसको कैंसिल कर दिया, तो बच गया ऊपर m और नीचे बच गया ये। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को अपन सिंपल वे में कैलकुलेट किया तो ये जो वैल्यू है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है एक्सेसिव मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6π/r0v। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की कैलकुलेशन है। अब इसको अपन समझते हैं कि ये कब कब बढ़ती है और कब कब कम होती है, इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का ये जो फॉर्मूला मिला उसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। यहाँ पर ये 3 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है एटा, एटा का मतलब विस्कोसिटी, वो लिक्विड, वो मीडियम जिसके अंदर अपन सेडिमेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स को, और वो जल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है वो, और पानी की विस्कोसिटी भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है। अपन ग्लिसरीन भी काम में ले सकते हैं, अपन सुक्रोज सॉल्यूशन भी काम में ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड काम में ले सकते हैं, और इन सब की विस्कोसिटी अलग है, यानी ये जो एटा की वैल्यू है वो इन सब की अलग अलग है। शेटबर्ग ने अपने सारे प्रयोगों में 20 डिग्री सेल्सियस के पानी को काम में लिया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस के पानी की जो विस्कोसिटी है वो यहाँ पर पुट की गई। और हम भी यदि ऐसा मान के चलें 20 डिग्री सेल्सियस का पानी काम में ले रहे हैं तो ये एटा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में 1/6π/एटा ये कांस्टेंट है, ये k है। तो फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर दिया, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू k और फिर m डिवाइडेड बाई r0। अब यहाँ पर 2 स्थिति हो सकती हैं। एक स्थिति तो ये है कि जिन पार्टिकल्स को अपन सेडिमेंट कर रहे हैं उनके एक्सेसिव मास सबके अलग अलग हैं, लेकिन उनके सबके रेडियस समान हैं, समान रेडियस के पार्टिकल्स हैं वो। तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये भी समान हो गया इसलिए ये सारा का सारा कांस्टेंट हो जाएगा, 6π/r0 ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये k हो गया। और इस फॉर्मूले में यदि अपन इसको पुट करें तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू km, और इसको अपन उसी तरह से लिखें तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्सेसिव मासेज,
यानी जिस पार्टिकल का जितना एक्सेसिव मास ज़्यादा होगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो अपन एक और तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है इसका मतलब उस पार्टिकल का मास भी ज़्यादा होता है। अब एक दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जिन पार्टिकल को सेडिमेंट कर रहे हैं, मान लें उनका एक्सेसिव मास सारे पार्टिकल्स का बराबर है, लेकिन उनके R0 डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में m डिवाइडेड बाई 6 पाई एटा ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है ही, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और इस कांस्टेंट को इस फॉर्मूले में पुट करें हैं अपन, तो S सेगमेंटेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई R0, और इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये आता है सेगमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर R0, व्युत्क्रमानुपाती है उनके रेडियस की। और इसको सरल शब्दों में बात करें तो जिस पार्टिकल का रेडियस जितना ज्यादा है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ही कम होगा, जिस पार्टिकल का रेडियस कम है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा। एक पजल। अब अपन 10⁻⁻13 के फिगर को समझते हैं, ये कहां से आया है। मान लो कोई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन जिस आरपीएम पर घूम रही है उसके द्वारा जो एक्सेलरेशन त्वरण लगाया जा रहा है वो पृथ्वी के जी का 1,00,000 गुना है, 10⁻6 जी। इसको यदि अपन एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करें इस एक्सेलरेशन को, तो ये एक्सेलरेशन आएगा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल पर इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इस एक्सेलरेशन पर कोई पार्टिकल है उसके सेडिमेंटेशन की रेट यानी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है 1 माइक्रोन पर सेकेंड। वो 1 माइक्रोन पर सेकेंड की दर से नीचे आ रहा है। इसको अपन यदि मीटर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये तो VT है और ये A है। अब इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले में इनको पुट कर दें अपन, तो यहाँ तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ये आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड और नीचे आएगा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन सोल्व करते हैं। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैल्यू बच जाएगी 10⁻6 पर सेकेंड और नीचे बच जाएगी 10⁻7 पर सेकेंड। अपन ने सेकंड को पिछली बार सोल्व किया था, उससे सोल्व करने इसको, तो ऊपर की तरफ 1 सेकंड बच जाएगा। तो 10⁻6 सेकंड डिवाइडेड बाई 10⁻7। अब इसको भी ऊपर ले जाए तो भी माइनस हो जाएगा, तो 10⁻6 इंटू 10⁻7 सेकंड, और इनको जोड़ दें अपन तो आ जाएगा 10⁻13 सेकंड, यानी 1 एस का मतलब इतना समय। इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल इस एक्सेलरेशन पर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना, पृथ्वी के जी से 1,00,000 गुना ज्यादा, इतना यदि फोर्स अप्लाई करें अपन, उसमें 1 माइक्रोन पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आता है, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 1 है। अब अपन राइबोसोम की टर्म्स में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को समझते हैं। इस एक्सेलरेशन पर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जिसको 70S कहते हैं, 70S इसलिए कहते हैं कि इस त्वरण पर उसके नीचे आने की दर, उसके सेडिमेंट होने की दर है 70 माइक्रोन पर सेकंड। और इसी तरह से यूकैरियोटिक राइबोसोम को ATS इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्सेलरेशन पर ये नीचे आता है 80 माइक्रोन पर सेकंड की स्पीड से। अपन ने एक्सेसिव मास और R0 के टर्म में ये समझा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको भी एक बार फिर दोहरा देते हैं। मान लो ये दो पार्टिकल हैं, उनका R0 समान है, लेकिन ये भारी है, ये हल्का है, तो जो एक्सेसिव मास इसका ज्यादा है वो तेजी से नीचे आएगा, किसकी तुलना में, जिसका एक्सेसिव मास कम है उसकी तुलना में। अब बात करते हैं अपन कि दोनों के एक्सेसिव मास तो समान है, लेकिन एक का R0 कम है और एक का R0 ज्यादा है, तो जिसका R0 कम होगा वो तेजी से नीचे जाएगा, जिसका R0 ज्यादा होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। अब अपन समझते हैं कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एडिटिव यूनिट क्यों नहीं है।
अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था और इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइडेड बाई r0। अपन m और r की नई तरह से बात करते हैं। ये राइबोसोम की स्मॉलर और ये लार्जर यूनिट है। इसका ये एक्सेसिव मास m1, इसका एक्सेसिव मास m2 और इसका एक्सेसिव मास m3। इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्सेसिव मास इस m1 और m2 के जोड़ के बराबर आएगा। m3 हमेशा बराबर होगा m1 और m2 के। तो ये जो एडिटिव नहीं होने की पजल है वो एक्सेसिव मास के कारण नहीं है। बचता है r0, ये इसका r1 और r2 इनके रेडियस हैं और जब इनको जोड़ देंगे अपन तो इफेक्टिव रेडियस जो r3 आएगा वो हमेशा कम होगा r1 और r2 के सम के, इनके जोड़ से हमेशा कम होगा। रेडियस से सरफेस एरिया डिसाइड होता है और सरफेस एरिया डिसाइड करता है कि ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है। कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका एरिया डिसाइड करता है कि ड्रैग फोर्स कितना लगता है। यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स लगेगा इसमें और इसमें अलग अलग है, उसमें ये एरिया जो रेड कलर से लाइन खींच रखी है, ये एरिया और ये एरिया दोनों सम्मिलित हैं और जब ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये पार्ट तो रेड वाला पार्ट तो अंदर की तरफ चला गया और अंदर की तरफ चला गया, इसका मतलब ये अब ड्रैग फोर्स में काउंट नहीं होगा और ये काउंट नहीं होगा तो फिर ये एडिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए जब ये जुड़ती हैं और कितना डिफरेंस आएगा, हाँ एक बात और, कितना डिफरेंस आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि r1 और r2 को जोड़ने पर सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है या रेडियस कितना चेंज हो रहा है, कितना कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस 10 का है और यहाँ पर डिफरेंस 20 का है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन में अपन ने ड्रैग फोर्स को काम में लिया है और इसकी कैलकुलेशन स्टोक के नियम के अनुसार की है। FD इज इक्वल टू 6 पाई एटा r0v, ये फॉर्मूला स्टोक ने दिया है। लेकिन स्टोक ने ये बताया है कि 3 शर्तें पूरी होगी तो ही ये फॉर्मूला काम करेगा, तो ये फॉर्मूला सही होगा। इनमें पहला तो है पार्टिकल की साइज कम हो, सूक्ष्म कण हो, माइक्रोन लेवल के पार्टिकल्स हो जो धीरे धीरे नीचे की ओर आए। बहुत बड़ा पार्टिकल होगा तेजी से नीचे आएगा तो ये नियम लागू नहीं होगा, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। दूसरा है जिस कॉलम में अपन सेडिमेंटेशन कर रहे हैं उसकी लंबाई पर्याप्त हो। जैसे 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में वाटर कॉलम इतना लंबा है, एक में वाटर कॉलम इतना लंबा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। यानी वाटर कॉलम सफिशिएंट लंबाई का हो जिसमें सेडिमेंटेशन में कुछ घंटे लगे, तब जाके ये कैलकुलेशन सही होगी। और तीसरा है रेनॉल्ड का नंबर कम हो, और रेनॉल्ड का नंबर, पानी जितना शांत बहता है उसका रेनॉल्ड का नंबर उतना ही कम होता है। पानी जितना लहर मारता हुआ, उछाल मारता हुआ बहता है, रेनॉल्ड का नंबर उतना ही ज्यादा है। यानी इस कॉलम के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इस पानी को डिस्टर्ब करे। जैसे कोई बड़ा पार्टिकल होगा और सारे पानी को हिला देगा, या मशीन में झटका लग गया जैसे सारा पानी हिल गया, तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अपन ड्रैग फोर्स एक बार और समझते हैं। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एटा r0v। एटा का मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी यदि अपन शुद्ध पानी लें, प्योर वाटर लें, तो उसके द्वारा जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो कम होगा, और यदि पानी के अंदर सुक्रोज घोल दें तो अब की बार ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। सुक्रोज जितना ज्यादा घोलेंगे, जितनी चीनी ज्यादा घोलेंगे, उतना ही ड्रैग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। और वैसे भी अपनी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि यदि गाढ़ी चीज होती है तो उसके अंदर पार्टिकल्स धीरे नीचे की ओर बैठते हैं, और यदि गाढ़ी नहीं है तो तेजी से नीचे की ओर बैठते हैं। ड्रैग फोर्स का अर्थ ये है। यदि अपन एयर की बात करें तो हवा के द्वारा ड्रैग फोर्स नीचे की ओर लगता है। कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हवा के कारण जो प्रतिरोध होता है वही ड्रैग फोर्स है। और यदि अपन वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में क्योंकि एयर नहीं है, कोई दूसरी चीज भी नहीं है, इसलिए ड्रैग फोर्स 0 होगा, क्योंकि एटा 0 होगा। वैक्यूम के अंदर एटा 0 होता है, और ये 0 होने के कारण 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आएगी, तो FD 0 होगा। तो वैक्यूम में जब चीजें नीचे की ओर आती हैं तो कोई चीज प्रतिरोध करने के लिए नहीं है, इसलिए ड्रैग फोर्स 0 होता है। ड्रैग फोर्स को अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉक्स है, इसको एरोप्लेन से नीचे की ओर गिराया और ये नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर आएगा, और हवा इस
का प्रतिरोध करेगी, हवा के कारण ये ड्रैग फोर्स लगेगा, Ft लगेगा। और Ft लगेगा इस एरिया के आधार पर, जितना लंबा चौड़ा ये बॉक्स है उसके आधार पर इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन मान लो इसके पैराशूट भी बंधा हुआ है और पैराशूट खुल गया तो अब की बार इसका एरिया इतना बड़ा हो गया। पहले ड्रैग फोर्स लग रहा था इतने से एरिया में और अब की बार ड्रैग फोर्स लगेगा इतने एरिया में, तो ड्रैग फोर्स बढ़ गया। जी तो उतना ही है लेकिन ड्रैग फोर्स बढ़ गया तो अब की बार चीज धीरे धीरे नीचे की ओर आएगी। और इसी सिद्धांत के आधार पर अपन पैराशूट बांधकर नीचे की ओर कूदते हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर वस्तुओं को नीचे की ओर उतारा जाता है पैराशूट की सहायता से। ये ड्रैग फोर्स। अब अपन एक्सेसिव मास को समझते हैं। इसको अपन प्लवन बल या बाउंड फोर्स भी कहते हैं और ये कंसेप्ट आर्किमिडीज ने दिया है। आर्किमिडीज ने बताया कोई वस्तु पानी में डूबेगी या फ्लोट करेगी, तैरेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एक्सेसिव मास कितना है। और एक्सेसिव मास को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये कि वस्तु का मास तो कितना है और उस वस्तु के आयतन के बराबर पानी का मास कितना है। यानी कोई वस्तु यदि पानी में जाती है, पानी में डूबती है तो बराबर आयतन का पानी हटाती है। उस हटाए गए पानी का भार यदि ज्यादा है तो वस्तु पानी में तैरेगी और वस्तु का भार ज्यादा है तो वस्तु पानी में डूबेगी। तो m1 तो मान लिया अपन ने पार्टिकल का मास और m2 मान लिया अपन ने उतने ही आयतन के पानी का मास, और ये एक्सेसिव मास है m1 माइनस m2। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वस्तु भारी है, इसका मतलब पानी में डूबेगी, और जितना ज्यादा होगा m उतनी ही तेजी से पानी में डूबेगी। और यदि ये m की वैल्यू नेगेटिव है, ऐसी स्थिति में ना तो वस्तु पानी में खुद से डूबेगी, ना ही किसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, ना ही किसी साइंटिफिक मशीन के द्वारा उसको अपन सेडिमेंट कर सकते हैं। जैसे लकड़ी के पार्टिकल्स, उनका एक्सेसिव मास नेगेटिव में होता है और ऐसी स्थिति में वो पानी में नहीं डूबते हैं और किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा उनको सेडिमेंट नहीं किया जा सकता, हमेशा वो ऊपर ही बने रहेंगे। और इस सिद्धांत का सहारा लेकर ही या इस सिद्धांत के आधार पर ही अपन अलग अलग तरह की डेंसिटी का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। हम सुक्रोज सॉल्यूशन बनाते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन के और उनको काम में लेकर अपन अलग अलग पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहां अपन चेंज कर देते हैं इस m2 को। पार्टिकल के मास तो वही रहता है लेकिन m2 को चेंज करके अपन अलग अलग तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करके उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रकार अपन ने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को ठीक से समझ लिया है। अब चलते चलते एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें।